हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसा अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहला है लीनियर नेटवर्क। ओके, पढ़िए दिस। The network consists of resistance or capacitor or inductance or all of the three or two. Then that network is known as linear network. लीनियर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास आर, एल या सी कैपेसिटर, हाँ, इसमें से एक लगा दो, दो लगा दो या तीनों लगा दो, हाँ, समझ गए ना? ऐसे नेटवर्क को आप बोलते हैं लीनियर नेटवर्क। ठीक है ना? ऐसे नेटवर्क को आप बोलते हैं लीनियर नेटवर्क। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी लगाया तो वो नेटवर्क बन जाएगा नॉन लीनियर नेटवर्क। ठीक ना? yes, तो ऐसा कोई भी नेटवर्क आपको आएगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर नेटवर्क। नेक्स्ट पढ़िए। non-linear network. The network consists of RLC with the diode transistor are named as non-linear network. एग्जैक्टली अगर आपके पास ये एलिमेंट लगे हैं, आरएलसी लगा, आरएलसी के अलावा डायोड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किट आपके पास इस तरीके का आ गया, ये डायोड लगा हुआ है ना, और ये भी नीचे बैटरी लगी हुई, तो ये नेटवर्क लीनियर नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर। ओके, चलिए तो अब हम डिटेल में इन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू एलएलबीपी सर्किट एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्स आर, एल, सी एंड their characteristics in terms of linearity and time dependent nature। तो अब हम मतलब कि क्यों लीनियर है ये, और इनकी हम रिलेशनशिप, इनकी हम डिपेंडेंसी पढ़ने वाले हैं टाइम के साथ। मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर की हम टाइम के साथ रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं कि टाइम के साथ कैसा बिहेव करते हैं, टाइम के साथ इनमें क्या परिवर्तन आते हैं, है ना? इनके वोल्टेज में और करंट में, वोल्टेज टाइम के साथ कैसे बदलता है और करंट टाइम के साथ कैसे बदलता है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस, बड़ी रेजिस्टेंस। Electrical resistance is the property of material by virtue of which it opposes the flow of electrons. अंडरलाइन करिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ करंट, करंट क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो है। तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो करंट अपने आप रुकेगी। फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल। पढ़िए 10। Thus, resistance restricts the flow of electric current through the material. बिल्कुल सही, रिस्ट्रिक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। द Unit of resistance is ohm. Quantitatively, it is calculated from Ohm's law as the resistance offered by the material when a current of I ampere flows through it with V volt potential difference across the material. ठीक है ना? अगर करंट आई एम्पियर की है और वो किसी मटेरियल में, किसी कंडक्टर में आपने वी वोल्ट का वोल्टेज फंसाया है, और वी वोल्ट के वोल्टेज फंसाने से अगर उसमें करंट आई जा रही है, तो उस कंडक्टर का उसके अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस बनेगा वो आर इक्वल्स टू क्या बनेगा? वी अपॉन आई। क्लियर हुआ? दैट इज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक ना? यहाँ पे एक टर्म आया है, इंट्रोडक्शन टू एलएलबीपी सर्किट एलिमेंट्स, एलएलबीपी। ठीक ना? तो इसका मतलब क्या है? एलएलबीपी सर्किट एलिमेंट्स। एल का मतलब है लीनियर, ओके, एंड आई थिंक बी का मतलब बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब ये होता है आप जैसे रेजिस्टेंस को किधर से भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना? रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप इधर लगा दो, ये सब प्लस से लगा दो तो ये प्लस बन जाएगा, इधर वाला अपने आप क्या बन जाएगा? माइनस। कैपेसिटर में भी अगर आप इधर लगा दो तो ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मतलब इनकी जो पोलैरिटी होती है बैटरी के ऊपर डिपेंड करती है। बट डायोड जो होता है वो अगर आप ये लगाओगे तो फॉरवर्ड बाइस में बनेगा, और अगर उल्टा लगाओगे तो रिवर्स बाइस में करेगा। समझ गए ना? तो आई थिंक इसको दोनों तरफ से ऐसा कुछ है। सो एलएलबीपी का राइट नाउ मुझे क्लियर मीनिंग पता नहीं, मैं इसको देख के बताऊंगा आपको, और यू कैन सर्च। चलिए, तो ये हो गई पहली बात। देन इसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। यस, तो हम ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है या कोई कंडक्टर है, आपने वी वोल्टेज लगाया है, करंट आई है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। क्लियर? नेक्स्ट पढ़िए, नोट पेन। When electric current flows through conductor, heat is generated due to the collision of free electron within the atoms. बिल्कुल सही। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन निकल करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये देखो कितना बढ़िया डायग्राम है, प्लस और माइनस आपने लगा रखा है, तो प्लस और माइनस से ये टर्मिनल जो होगा, की ऑन कर दिया आपने, तो ये टर्मिनल क्या सेट हो जाएगा? प्लस पोलरिटी का। अब झुंड के झुंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ये क्या होंगे, ये एक जबरदस्त ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, बोलो यस और नो। yes sir, अब भैया इलेक्ट्रॉन तो है बट अंदर तो एटम भी तो है हाँ मटेरियल का। हाँ मान लो जैसे कॉपर ने फ्री इलेक्ट्रॉन दिए, तो कॉपर का खुद का भी तो एटम है जिसमें न्यूक्लियस है, हाँ उसके बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उनमें जाके तो हिट करेंगे ना। हाँ तो वो हिट करने से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर हुआ, yes sir, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम। तो ये क्लियर आ रहा है कि एटम से लड़ाई होने की वजह से उनमें हीट निकलती है। ओके, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ कॉपर दे दिया, कॉपर की स्पेलिंग गलत थी, लिखी सही कर लो, COPPER, कॉपर की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने। चल नेक्स्ट करिए, ई डॉट। ई डॉट क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटेलिक कंडक्टर। ओके, एंड ओ क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, बड़े बड़े गोल गोल, atom of ये एटम है, एटम ऑफ द कंडक्टर। पढ़िए, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। the free electrons present in the conductor strikes with the atoms and waste his energy in the form of heat. हाँ, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक Kinetic एनर्जी, energy. वेस्ट इज काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ से जो होता है ये हीट क्रिएट हुआ करती है। ओके, चलिए पढ़िए, इफ आई, If I ampere be the strength of current for the potential difference of V volts across the conductor, then the power absorbed by the resistor is given by हाँ देखिए, ये पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर, yes sir. जो पावर एब्जॉर्ब करेगा हाँ, वो होती है VI। मतलब ये आपने अगर कोई रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, VR है, आपने V वोल्टेज लगाया है, V वोल्टेज लगाया है, और V वोल्टेज पर अगर I करंट निकल रही है, समझ गए ना। yes sir. तो रेजिस्टर का एक ही काम है, पूरी की पूरी पावर जो दे रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी की पूरी। अच्छा, समझ गए ना, जब तक इसको खत्म ना कर दे, इसके वोल्टेज को बर्बाद ना कर दे, तो पूरी की पूरी पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कितनी होती पावर, P इक्वल टू V इंटू आई। क्लियर होगा, और V इक्वल्स टू आई आर, तो पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा, रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर वाट्स। पढ़िए, दिस दिस This मीन्स, means resistance absorb the power अंडरलाइन करिए, रेजिस्टेंस का केवल एक ही काम है, पावर को एब्जॉर्ब करना, केवल वेस्ट करना। इट इज ओनली टू वेस्ट, हीट फॉर्म में वेस्ट करेगा। पढ़िए, एंड द एनर्जी, and the energy lost in the resistance is the form of heat. Then then or then express W is equal to P upon T. अब एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए एनर्जी हम जानते हैं कि, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिस इज इक्वल्स टू VI। नाउ फॉर्म ऑफ हीट, देन वी कैन एक्सप्रेस वर्क, गलत लिखा है यहाँ पे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये गलत लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो सही कर लीजिए इसको, वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये जो हीट एनर्जी निकलेगी दैट इज इक्वल्स टू P इंटू टी, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT। ओके, और यू कैन P कितना निकला था, VI, Yes. सो P इक्वल्स टू VIT, और यू कैन से V स्क्वायर R इंटू टी। ओके, क्लियर हुआ, ये गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। Physical condition being unchanged, the current through any conductor is directly proportional to the applied potential difference across it. हाँ, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए, फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग अनचेंज, तार को खींचा मरोड़ा ना जाए, तो क्या होता है, करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब I प्रोपोर्शनल टू V, I प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जो करंट आप आ रही है यहाँ पे, जो आपकी करंट डेवलप हो रही है, वो डिपेंड करती है कि आपने यहाँ कितना जबरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया। करंट क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अगर जितना एनर्जेटिक सोर्स लगाओगे, एनर्जी तो है पोटेंशियल, जितना जोर का लालच क्रिएट करोगे उतनी जोर की करंट आएगी, बोलो यस और नो, यस और नो। Yes, sir. जितनी अच्छी मिठाई रखोगी चींटियां उतनी तेज से दौड़ेंगी ना, तो उसी तरीके से, तो V प्रोपोर्शन I प्रोपोर्शनल टू V भी होता है, इसको V प्रोपोर्शनल टू I लिख दिया, V इक्वल टू RI, R इक्वल टू V अपॉन I। फिर ये R बीइंग अ कांस्टेंट, R is being the constant of proportionality termed as resistance. Ohm's law applicable for bilateral conductor. ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर बाइलेटरल कंडक्टर। बाइलेटरल का मतलब जिसमें दिशा का कोई फर्क ना हो। देखो बेटा, यहाँ लगाया तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, बोलो यस और नो। Yes, sir. ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर इधर से बैटरी उल्टी कर दोगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, मतलब दोनों तरफ से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो जो एलिमेंट कहलाते हैं, दोज आर कॉल्ड बाइलेटरल एलिमेंट। समझ गए ना। Yes, sir. बट डायोड में अलग बात होती Yes, है, sir. डायोड जो प्लस होता है वो अलग बिहेवियर होता है, माइनस का अलग होता है। Yes, sir. तो ये बाइलेटरल कहलाते हैं, ठीक है ना, बाइलेटरल।
ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बाइलेटरल कंडक्टर। चलिए अब इसके बाद आती है नेक्स्ट इंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडक्टेंस की थोड़ी सी किस तरीके से वेरिएशन होता है इसको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। पढ़िए इंडक्टेंस डेफिनेशन। Inductance is the property of a material by virtue of which it opposes any change or magnitude or direction of electric current passing through the conductor. देखो इंडक्टर क्या होता है, मतलब इंडक्टेंस क्या होता है। जैसे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अगर आप कहोगे कि कोई आपके पास मटेरियल है उसके अंदर इंडक्टेंस नेचर है, मान लो ये कोई आपके पास मटेरियल है क्या कोई मटेरियल, हाँ, कुछ मटेरियल है। अगर आप कहोगे कि ये मटेरियल में इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस जिंदा है, तो ये इंडक्टेंस करता क्या है, इंडक्टेंस जो होता है ये अपोज करता है। किसका अपोज करता है, इससे जाने वाली चेंज करंट में चेंज का। मतलब अगर करंट बढ़ या घट रही है तो ये इंडक्टेंस कहेगा कि करंट को कि तुम बढ़ो या घटो मत। इंडक्टेंस कभी डीसी करंट का अपोज नहीं करता है, समझ गए ना। हाँ, करंट का अपोज नहीं करता, वो करंट के बदलाव का अपोज करता है, करंट के चेंज का अपोज करता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर की वो प्रॉपर्टी जो मतलब कि करंट के बदलने का अपोज करे उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। अब चाहे बदले वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बदले, यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बदले, या डायरेक्शन के फॉर्म में बदले, समझ गए ना। डायरेक्शन में बदलने के लिए मैग्नीट्यूड तो चेंज होना ही पड़ेगा, क्यों, डायरेक्शन बदलने के लिए माइनस में जाना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड तो घटेगा ही ना। क्लियर, यस, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। पढ़िए द यूनिट unit of inductance is Henry. Inductance is represented by I. एल इंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़िए द कंसेप्ट। The concept of inductance is given by Faraday's law of electromagnetic induction. Inductance is said to be 1 Henry when current through the coil conductor changes at the rate of 1 ampere, 1 एम्पियर इंड्यूसिंग, inducing 1 volt across the coil. हाँ देखिए चेंजेस 1 एम्पियर पर सेकेंड कर लो बेटा इसको, पर सेकेंड 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक ना। इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी। अब कॉइल की जनरली कॉइल में इंडक्टेंस पाया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कॉइल है। कॉइल का जो फैराडेज लॉ आया था, डेवलप हुआ था, वो आया था कॉइल के लिए कि E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, यस और नो। Yes, sir. और यहाँ पे माइनस साइन आता था, हाँ, क्योंकि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, ये करंट के चेंज होने का अपोज करता था। मतलब इसका नेचर और इसका नेचर एक दूसरे का विरोधी था, अपोजिट था, yes, sir. इसलिए ये माइनस साइन आता था। अब आपको डिफाइन करना है कि 1 हेनरी क्या है, 1 हेनरी क्या है, तो यहाँ से एल को रोक लो, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन डी आई बाई डी टी हो जाएगा ना। Yes, sir. लिए सो में Yes, sir. अब ई को भी कर दो 1 वोल्ट और डी आई बाई डी टी को भी कर दो कितना, 1 सेकेंड। Yes, sir. मतलब अगर किसी कॉइल में से करंट जो चेंज हो रही है वो हो रही है 1 एम्पियर पर सेकेंड, बोलो यस और नो। Yes, sir. तो करंट के चेंज होने पर ही तो इंडक्टेंस जिंदा होता था। हाँ, तो अगर किसी कॉइल में करंट चेंज हो रही है 1 एम्पियर पर second. सेकेंड, और 1 एम्पियर पर सेकेंड के चेंज होने से इसके ऊपर जो अपोजिंग ईएमएफ आता है वो 1 वोल्ट आता है। कितना आता है, 1 volt. 1 वोल्ट। ये देखो 1 एम्पियर पर सेकेंड पे अपोजिंग ईएमएफ जो क्रिएट होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट। समझ गए ना। Yes, sir. तो उस समय आप कहेंगे कि जो आपके पास मटेरियल है उसका जो इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी। समझ में आया, Yes, sir. L इक्वल्स टू 1 हेनरी। सी हियर देयर इज अ अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स मतलब करंट बदल रही है। Yes, sir. करंट के बदलने की रफ्तार क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब करंट जो है 1 सेकंड में 1 एम्पियर से चेंज हो जाती है, Yes, sir. ओके। और 1 एम्पियर पर सेकेंड से अगर इस कॉइल के अक्रॉस में जो जनरेट हो रहा है ईएमएफ वो कितना है, 1 वोल्ट, देन उस समय ईएमएफ इंड्यूस 1 वोल्ट है, उस समय जो आपके पास कॉइल है उसका जो इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी। क्लियर हुआ, Yes, sir. समझ जाएगा। हाँ, तो ये 1 हेनरी की डेफिनेशन है। चलिए अब देखते हैं इंडक्टेंस को बनाया कैसे जाता है। पढ़िए अ वायर, wire of infinite length, when twisted into a coil, it becomes the simplest inductor. हाँ अगर एक सिंपल वायर को आप एक मोड़ के ऐसे ऐसे कर दे तो वो क्या बन जाएगी, इंडक्टर। समझ गए ना। Yes, sir. जब तक ये ऐसी थी बेटा तो इसके अंदर केवल एक ही नेचर था, आर का। इसका नेचर था रेजिस्टेंस। बट जैसे आप इसको मोड़ दोगे तो आर तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, And that's एल it. आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट वायर था, आपने इसको ट्विस्ट कर दिया तो ये इंडक्टर बन गया।
चलिए कंसेप्ट रिकॉल ऑफ सोलेनॉइड। अब हम सोलेनॉइड के कंसेप्ट को हम रिकॉल करते हैं। देखिए बेटा, ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के लिए क्या करो, एक कॉइल बनाओ और कॉइल के ऊपर जो है आप लपेट दो धागों को, इसको अपने इंडक्टर से। क्लियर? आपने ऐसे लपेट दिया। क्लियर है? Yes, sir. जैसे ही आप ये करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो करेंगे तो इससे जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। हाँ, भाई करंट पहले क्या थी, जीरो थी, हाँ, करंट एकदम से जीरो थी, फिर आपने डीसी करंट लगाई है तो जीरो से लेके 5 एम्पियर तो करंट हुई हाँ, है ना। तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, रेज करेगा ना, yes, sir. धीरे धीरे फ्लक्स क्या होगा, रेज करेगा। हाँ, समझ गया ना? जब पूरा फ्लक्स सेट हो जाएगा इस तरीके से, सोलेनॉइड में ऐसे ही तो फ्लक्स सेट होता है ना, yes, तो sir. ये वाला पोल बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो तरीका कैसा है निकालने का नॉर्थ पोल, जो सोलेनॉइड का कंडक्टर है उसके ऊपर से अपने हाथ को जान दो जिस डायरेक्शन में करंट है, तो जिस तरफ अंगूठा जाए वो आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल। Yes, तो अगर आप सोलेनॉइड को पकड़ोगे तो ऊपर ये वाला पोल क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो ये वाला क्या बनेगा, South pole. साउथ पोल। ठीक है ना? Yes, sir. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0 वोल्ट। क्या लिखा मैंने यहाँ Zero पे, volt. 0। ये 0 वोल्ट कब आएगा, 0 वोल्ट जो है स्टार्टिंग की सिचुएशन है, एकदम स्टार्ट। अभी मैंने बताया था कि इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, जस्ट अपोजिंग नेचर का होता है। Yes, sir. तो जैसे आप वोल्टेज यहाँ पे लगाएंगे, शुरुआत में तो 0 वोल्ट भी थी कॉइल, जब लेके आए थे खाली थी, हाँ, जब आपका स्विच ओपन था, स्विच कैसा था, open. ओपन था, ये देखो मान लो स्विच ओपन है, Yes, sir. तो उस समय तो 0 वोल्ट था। हाँ, बट जैसे ही आपने यहाँ पे इसको टच किया yes, sir. तो सवाल उठता है क्या पूरी की पूरी करंट इसके अंदर से फटाक से चली जाएगी, नहीं जाएगी। रीजन ये है, आपका लगाया हुआ ईएमएफ मान लीजिए इस डायरेक्शन का है, प्लस ई, Yes, sir. समझ में आया ना, हाँ, आपका लगाया हुआ ईएमएफ इस डायरेक्शन का है। yes, sir. शुरुआत में जैसे ही करंट चेंज होती है तो आपको पता है एक अपोजिंग ईएमएफ भी जनरेट होता है कि नहीं Yes, होता sir, है, होता है. तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा मान लो, माइनस ही मान लो, बोलो Yes, हाँ। sir. शुरुआत में जब ये बच्चा बड़ा हो रहा होगा, ई की वैल्यू लगाई आपने 5 वोल्ट है, तो एकदम से तो 5 लगेगी नहीं, 0 से 5 पे पहुंचेगी। Yes, sir. तो उस समय शुरुआत में ये इसकी अपोज करने की दम रखेगा, हाँ, तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल। cancel. समझ में आया, Yes, sir. कैंसिल कर देगा। तो क्वेश्चन आता है कि अगर आप यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब क्या जलेगा। देखिए शुरुआत में जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये करंट इसने ईएमएफ इधर का दिया, उसने ये कर दिया, ईएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इधर पे 0 वोल्ट हो गया, अपोज कर दिया इसने। हाँ, समझ गया ना, इसके क्रॉस कोई तो आगे कुछ हुआ ही नहीं, yes, sir. तो बल्ब नहीं जलेगा। हाँ, हाँ बट धीरे से फिर जब इसकी करंट रेस करती जाएगी, हाँ, इसकी करंट रेस करती जाएगी और इसका ईएमएफ जो का जो जनरेटर वाला है वो छोटा पड़ता जाएगा, तो फिर धीरे से फिर डीसी करंट आ जाएगी। हाँ, और जैसे ही डीसी करंट पूरे में सेट हो गई, हाँ, जैसे ही यहाँ तक पहुंच गई करंट 5 एम्पियर फुल पहुंच गई, फिर तो 5 ही चलेगी ना, फिर तो 5 ही चलेगी, yes. तो फिर कोई फर्क नहीं आएगा, फिर वो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। चलिए पढ़िए, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल Direction of the North Pole action to the right hand thumb rule. अकॉर्डिंग टू द According to the राइट हैंड थंब रूल। जो हम नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। So the inductor is in form of solenoid. In the inductor, air is present in the place of insulator. हाँ, इंडक्टर में जो होता है इंडक्टर जो होता है एक सोलेनॉइड का फॉर्म हुआ करता है, एक सोलेनॉइड का फॉर्म हुआ करता है। ओके, इन द इंडक्टर एयर इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ इंसुलेटर। इंडक्टर में हवा प्रेजेंट होती है बीच में, Yes. ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए, As soon as the current will flow the coil, the electromagnetic field is formed. बेटा सबको पता है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, Yes, sir. तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी फ्लक्स सेट होता जाएगा। Yes, sir. समझ गया ना, ये जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पहले करंट कम रहेगी तो छोटा रहेगा, फिर और बढ़ेगी तो और बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा कि पूरे रूप से ये मैग्नेट बन जाएगा, पूरा इसमें फ्लक्स सेट हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर हुआ ना, हाँ। कंप्लीटली ये मैग्नेट बन जाएगा हाँ, और करंट डीसी इसमें से जाती रहेगी बड़े आराम से, डीसी करंट इसमें से जाती रहेगी। एक बार पूरी करंट यहाँ से यहाँ पहुंच गई लास्ट कोने तक, फिर डीसी करंट जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि डीसी करंट में चेंज नहीं हो रहा। देखो जहां तक चेंज हुआ है, जैसे आपने मान लो 5 एम्पियर की करंट हो हाँ, तो 0 से 5 बढ़ेगी ना शुरुआत में, तो वहीं तक बस थोड़ा सा इंडक्टर अपना रंग दिखाएगा। जैसे 5 एम्पियर में करंट फिक्स हो गई, इंडक्टर को फिर कोई मतलब नहीं,
समझ गया ना? Yes, sir. फिर इंडक्टर इससे करंट जाने देगा। Yes, sir. As soon as the current will flow, the coil of the electromagnetic field is formed. As soon as the current will flow the coil, the electromagnetic field is formed. Electromagnetic field बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जा ही रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। However, with any change of flow of direction of current, the electromagnetic field changes. सही बात है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट में चेंज करोगे हाँ. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हाउएवर विद एनी चेंज ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। Yes, sir. As soon the current will flow the coil, electromagnetic field is formed. करंट विल फ्लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म भी जा रहा है और चेंजिंग होगा। ठीक है, however with any change flow of direction, हाँ डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो फ्लक्स चेंजेस होंगे और उसके बाद आपका हाँ। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, देखिए कि अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा। देखिए पिछले बार आपने, हाँ पढ़िए, इन द सॉलिनॉइड, In the solenoid, if we change the direction of current, then the polarity of solenoid changes. अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, देखो पिछले बार के डायग्राम में आप देखो थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा। पिछले बार के डायग्राम में जो मैंने आपको पिछला डायग्राम बनाया है उसमें आपको जो वोल्टेज दिख रहा है वो 0 मिल रहा होगा बेटा। हाँ. यहाँ पे मतलब डायग्राम को यदि मैं दिखाऊं आपको, इस डायग्राम को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये डायग्राम, ये देखिए, ये डायग्राम में मैंने क्या बोला है, 0 वोल्ट। मतलब बेटा क्या है ये 0 वोल्ट, भाई क्या है ये 0 वोल्ट, इस चीज को समझो बेटा। जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होता है ना, वो कितना होता है, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, बोलो मैं Yes, ऐसा। sir. तो बेटा जब तक आप डीसी करंट लगाते हो, यहाँ पे डीसी बैटरी आप लगा चुके हो, डीसी बैटरी आप लगाते हो, तो डीसी बैटरी कौन सी करंट देगी, डीसी करंट। जब आपने लगाया था उस समय स्टार्ट में एकदम करंट क्या रही होगी, 0, हाँ. फिर 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे बढ़ी होगी 5 तक, मतलब 5 एम्पीयर की करंट है, तो उतने समय में तो बेटा करंट चेंज हुई है, बोलो यस। Yes, sir. तो उतने समय तक के लिए तो ये ईएमएफ देगा, बोलो यस। बट जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे 5 आ गई, करंट कांस्टेंट हो गई, हाँ. तो करंट में चेंज होना बंद हो गया। Yes, sir. तो उस समय करंट में चेंज होना मतलब करंट कांस्टेंट हो गई, हाँ. तो नो चेंज इन करंट, तो ई कितना कितना जनरेट होगा, 0। नहीं है समझ में, आ गया. समझ गया ना, Yes, sir. इक्वल टू 0 Zero. वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब क्या करेगा, ये शॉर्ट पाथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Short path. शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा पाथ। शॉर्ट पाथ मतलब आइडियल, बिल्कुल जाओ करंट को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, Hmm. समझ गया ना, Yes, sir. प्योर कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। तो डीसी के लिए, डीसी के लिए, हाँ. डीसी के लिए स्टार्ट में तो जब तक करंट स्टैब्लिश होती है तब तक तो प्रॉब्लम करता है, हाँ. बट जैसे ही करंट पूरे में फिक्स हो गई, समझ गया ना, हाँ. इंडक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, हाँ. समझ गया ना। इंडक्टर एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है, किसके जैसे, Conductor. कंडक्टर के जैसे, क्योंकि उसका जो एल होता है, जो मतलब ईएमएफ होता है, कितना हो जाता है, 0। क्लियर हो गया ना। Yes, sir. और ये शॉर्ट पाथ के जैसे बिहेव करेगा, जान दो करंट को बड़े Yes, प्यार से। क्लियर हो, Yes, sir. तो ये हो गया। पढ़िए, इन द सोलेनॉइड, In the solenoid, if we change the direction of current, then the polarity of solenoid changes. बिल्कुल सही बात है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देते हो तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपके पास एसी, ये देखो एसी लगा हुआ है, ये एसी सोर्स है बेटा। हाँ. तो मुझे ये बताओ एलएस की एसी सोर्स में इसके एक क्रॉस कुछ वोल्टेज इंड्यूस होता रहेगा कि ईएमएफ 0 रहेगा, Voltage. होता रहेगा कि 0 रहेगा, वेरी सिंपल यार। क्या होता है ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी, बोलो हाँ। Yes, sir. पिछले बारे में कांस्टेंट थी करंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा Zero था। आ गया था. अब एसी में तो करंट लगातार घटेगी बढ़ेगी ना, हाँ. यस और नो। Yes, sir. हाँ. तो करंट अगर लगातार बढ़ेगी तो इंड्यूस वोल्टेज तो बनता ही जाएगा ना, Yes, sir. यस और नो। हाँ.
मतलब जैसे आपका वोल्टेज ये वाला चेंज होगा उसके हिसाब से इंड्यूस वोल्टेज बनता जाएगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ऑल्टरनेटिंग करंट में इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होता रहता है, हाँ. समझ गए ना? तो पहले हाफ साइकिल में करंट जो है अपवर्ड जाएगी, बोलो यस, हाँ. अपवर्ड जाएगी मतलब करंट पॉजिटिव जोन में रहेगी, Yes, sir. तो ये पोल क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा, बोलो यस। Yes, sir. बट एसी करंट फिर सेकंड हाफ में क्या आती है, नेगेटिव, Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा फिर, साउथ, और ये क्या बन जाएगा, North. समझ में आया? Yes, sir. मतलब पहला वाला जो फील्ड सेटअप होगा वो नॉर्थ से साउथ जाएगा, Yes, sir. और दूसरा वाला नॉर्थ इधर बन जाएगा, साउथ यहाँ जाएगा, उल्टे बनते रहेंगे बार बार, समझ में आया Yes, sir. कि नहीं आया? आगे. ठीक है ना? और इस केस में ईएमएफ जीरो नहीं होगा, क्योंकि डीसी Change हो रहा डीसी है. करंट चेंज हो रही है ना Yes, लगातार, sir. कुछ ना कुछ ईएमएफ बना ही रहेगा, समझ में आया? Yes, sir. कुछ ना कुछ ईएमएफ बना ही रहेगा, और वो ईएमएफ कहलाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या कहलाएगा, Self-induced. ईएमएफ, समझ गया ना? Yes, sir. इसलिए इंडक्टर का डीसी में अच्छा रोल नहीं है, हाँ. सही रोल किसमें, एसी में, AC. एसी में आपको ईएमएफ मिलेगा, Yes, sir. डीसी में तो वो शॉर्ट पाथ के जैसे बिहेव करेगा, हाँ. नहीं आ सकता, आगे. पक्का? Yes, sir. पढ़िए, दिस चेंज, This change of field induced the EMF across the coil given by E is equal to minus L di by dt. आप देखिए ये दिस चेंज ऑफ फील्ड, कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं भैया, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलेगा, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलेगा, क्योंकि करंट चेंज हो रही तो फ्लक्स चेंज होगा, Yes, sir. है ना? हाँ. फ्लक्स, तो इसलिए इस फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा, इक्वल टू नेगेटिव एल डी बाई dt, क्लियर हुआ कि Yes, नहीं हुआ? sir. हाँ पढ़िए, इट में, It may be noted from the equation that the voltage across the inductor would be zero if the current through it remains the हाँ constant. बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने पढ़ाया, Yes, sir. अगर करंट कांस्टेंट है इक्वल टू एल डी बाई dt से, तो अगर आप करंट कांस्टेंट कर दोगे तो ईएमएफ कितना होगा, जीरो, मतलब शॉर्ट पाथ, जीरो मतलब शॉर्ट पाथ हो जाएगा, है ना? Yes, sir. है ना, लिखा है वुड बी इंडक्टर करंट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वुड बी जीरो अगर कांस्टेंट करंट इससे प्लेस हो रही है, समझ गए ना? This means the inductor behaves as a short circuit coil in steady state. When directed, steady current flows through it. स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट, शांत करंट एकदम जिसकी फिक्स वैल्यू है, Yes, तो sir. मतलब जो इंडक्टर होता है बेटा, जो आपको क्वेश्चन आएंगे डीसी वाले, हाँ. इंडक्टर में डीसी लगा दिया जाएगा, हाँ. और एकदम स्टार्ट में जो इंडक्टर होता है एज ए ओपन सर्किट की बिहेव करता है, हाँ. और थोड़ी देर के बाद में इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट, क्या हो जाता है, Short. शॉर्ट। तो बेटा ये जो स्टार्ट की स्टेट होती है इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, Initial state. इनिशियल स्टेट। इसको डिनोट किया जाता है बेटा टी इक्वल टू जीरो प्लस से, मतलब जीरो मतलब स्विच ऑन किया, हाँ. टी इक्वल टू जीरो मतलब जस्ट स्विच ऑन किया, हाँ. और जीरो प्लस मतलब स्विच ऑन करने के तुरंत बाद, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टर ओपन, क्या हो जाएगा, ओपन। इसके लिए डीसी करंट के लिए, Yes. क्यों, याद करो, जैसे ही आपका ईएमएफ जाता था करंट बढ़ रही होती थी, हाँ. बैक ईएमएफ आता था, Yes. तो ये दोनों लड़ मर के ओपन हो गए, Yes, sir. बोलो हाँ। Yes, sir. बट थोड़े देर के बाद जब पूरी करंट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, उसको पता लग गया कि अरे ये तो डीसी है, हाँ. तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नहीं है समझ? आगे, sir. तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट, इन्फिनिटी मतलब बाद वाली स्टेट, Yes, sir. बाद वाली बाद वाली स्टेट में क्या काम करेगा, ये शॉर्ट पाथ, नहीं है समझ? आगे, sir. पक्का? Yes, sir. देखो फिर से समझा रहा हूँ आपको बेटा, जो इंडक्टर हुआ करता है एसी के लिए, तो देखो ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, एसी के लिए तो इक्वल टू एल डी बाई डी, Yes, sir. क्योंकि एसी हर वक्त बदलती है, हाँ. वो तो फॉर्मूले से पता चलेगा। हाँ. बट यदि मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर जो हुआ करता है, जैसे ही आप डीसी करंट भेजोगे, हाँ. तो डीसी करंट तो जीरो से हीरो होती है ना, हाँ. उसे थोड़ा ना पता है, उसे तो बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो 5 एम्पियर की थी अब 5 फिक्स हो गई, हाँ. बट यहाँ तक तो ये बदल रही ना, Yes, sir. तो यहाँ तक इसका ईएमएफ अगर इधर प्लस ही है तो इधर क्या देगा, माइनस ही, Yes, sir. समझ गए ना? तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, समझ में आया? और जब पूरी करंट चली जाएगी उसे पता लग जाएगा अरे ये तो डीसी थी, वो तो उतना ही चेंज हुई जितना उसकी जीरो से हीरो वैल्यू थी, तो बाद में कैसे बिहेव करेगा, क्लोज सर्किट, यानी शॉर्ट पाथ, हाँ है ना? तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, कुछ लोग टी इक्वल टू इंफिनिटी बोलते हैं, तो कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट पाथ, समझ गया ना? तो लिखो नेचर ऑफ इंडक्टर, लिख लो कहीं पे भी, नेचर ऑफ इंडक्टर, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे ओपन सर्किट, तो अगर आप इंडक्टर लगा रहे हो तो जीरो प्लस पे ओपन हो जाएगा, जीरो प्लस पे ओपन हो जाएगा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा हो जाएगा बेटा, शॉर्ट, समझ में आया? आ गया? यस। तो आपने साथ कुछ क्वेश्चन करे होंगे इंडक्टर वाले, इंडक्टर में डीसी का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो जैसे इंडक्टर लगा हुआ है ऐसे बीच में, समझ गए ना,
तो सीधे सीधे इसको शॉर्ट कर देना। क्या कर देना? ये शॉर्ट कर देना। समझ गया ना? Yes. मतलब काफी देर के बाद, स्टार्ट करने के काफी देर के बाद, Yes, है ना, sir. तो वो शॉर्ट हो जाएगा, उस ब्रांच का कोई मतलब ब्रांच शॉर्ट हो जाएगी कुल मिला के। Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ओके, चलिए तो रिस्पॉन्स देखे लेते हैं इसका। आ गए थे। शॉर्ट सर्किटेड कॉइल। अब देखिए शॉर्ट सर्किटेड कॉइल, हाँ, तो ये वही कंडीशन है बेटा इनफाइनाइट के लिए, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को बोलते हैं। स्टेडी स्टेट मतलब काफी देर के बाद, लगभग 1 सेकेंड, Yes, sir. है ना। जैसे ही देखो, तो शुरुआत में 0 वोल्टेज था, ये Yes, sir. इनिशियल स्टेट है। क्या है ये? Initial state. तो वेट 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 नहीं, इनिशियल स्टेट में तो ओपन सर्किट हो जाता, हाँ. ये स्टेडी स्टेट है, t इक्वल टू इन्फिनिटी है। दिख नहीं रहा? अरे देखो देखो वोल्टेज यहाँ से गया बेटा, अपोजिट वोल्टेज थोड़ा ना डेवलप कर रहा है। कितना वोल्टेज दे रहा है? 0। 0 वोल्टेज क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया कि करंट कांस्टेंट है। Yes, sir. इक्वल टू, फिर से बताऊंगा, एल डी आई बाई डी टी। अगर कांस्टेंट करंट लोगे तो वोल्टेज कितना आएगा? बस यही तो है। Yes, sir. तो 0 वोल्टेज मतलब कैसा पाथ? शॉर्ट पाथ। ये देखो शॉर्ट पाथ, समझ गए ना? Yes. शॉर्ट पाथ को ही आइडियल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल पाथ। जिस पाथ का कोई रेजिस्टेंस ना हो उसे बोलते हैं शॉर्ट पाथ। जिसमें जिसमें वोल्टेज 0 ड्रॉप हो, जिसमें वोल्टेज 0, रेजिस्टेंस मत कहो, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो? 0, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट पाथ, आइडियल पाथ। समझ में आया? Yes, अभी क्लियर? yes, sir. ये किस में देगा? डीसी में। DC. में देगा? DC. डीसी में। कब देगा? t इक्वल टू 0 पर या t इक्वल टू Infinite. इन्फिनिटी? Infinite. इनफाइनाइट पर। समझ गया ना? Yes, sir. ये स्टेडी स्टेट है, इनिशियल रिस्पांस नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. स्टेडी स्टेट में थोड़ी देर के बाद पढ़ो। हाउएवर, However, for any small change in current, strength or change in direction, induced EMF will appear. हाँ, जब होगा तो होगा। Yes, sir. जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे करंट की या करंट की स्ट्रेंथ चेंज करोगे तो बाय द फॉर्मूला इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से अपना डी आई बाई डी टी कुछ ना कुछ निकलेगा। Yes, sir. बट जब डी आई बाई डी टी 0 निकल रहा है तो ये तो स्वाहा हो गया ना, इक्वल टू 0। पढ़ो द पॉइंट। The point is, must keep in mind that the inductance in the internal property of the material. हाँ भाई, इंडक्टेंस कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंडक्टर इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट प्लीज। It may also be observed from the equation that for a minute change in the current within the zero time, dt is equal to 0, give an infinite voltage across the inductor, which is physically not at all possible. It may observed from the equation that for a minute change, minute change होगा in the current within the zero time, give a infinite voltage across the inductor, which is physically not at all possible. देखो बेटा क्या होता है, E is equal to minus L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अगर आप इस टाइम को बहुत कम कर दो, हाँ. लगभग 0 के बराबर, Yes, sir. और अगर करंट थोड़ी भी चेंज हो जाए तो टाइम क्या है? 0। Yes, sir. 0 के लगभग। हाँ. और करंट थोड़ी सी भी चेंज हो गई, मैं कहता हूँ चलो 1.1 भी चेंज हो गई, हाँ. तो समथिंग अपॉन 0 कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। Infinity. मतलब कितना वोल्टेज डेवलप होगा? इन्फिनिटी। बट इट फिजिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। Yes, sir. समझ गए ना? Yes, sir. बट द पावर ऑब्जॉर्ब, The power एब्जॉर्ब, हाँ absorbed by ये इंपॉर्टेंट है। अब कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा इंडक्टर? मान लो बेटा आपके पास कोई इंडक्टर है, हाँ. आप इसमें से कैसी करंट भेज रहे हो? स्मॉल आई। Yes, sir. समझ गए ना? Yes, स्मॉल आई का मतलब होता है वेरिएबल करंट। अगर मैं कैपिटल आई लिखूं मतलब डीसी करंट, और स्मॉल आई का मतलब कैसी करंट? वेरिएबल करंट, ऑल्टरनेटिंग, Yes. टाइम के साथ बदलने वाली। हाँ. समझ गया ना? Yes, sir. फ्यूल होता है। तो स्मॉल आई इक्वल टू कितना होगा बेटा? वी। इससे कितनी वोल्टेज गई और इसका कितना, तो पी इक्वल टू पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। Yes, sir. इंडक्टर का वोल्टेज कितना होता है बेटा? एल डी आई बाई डी टी इनटू कितना? आई। यस और नो? Yes, sir. तो आंसर पावर कितनी हो गई? एल आई डी आई बाई डी टी वॉट हो गई। Yes, sir. पावर कितनी हो गई? एल आई DI by डी आई बाई dt. कितनी हो गई? Yes. पावर हो गई। अब हमको निकालना है एनर्जी। पहले ये 3 चीजें अंडरलाइन कर लो। समझ में आ गया इतना? Yes, sir. एल आई डी आई बाई डी कितनी वॉट हो गई? पावर जो इसके क्रॉस डेसिपेट होगी।
P इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। अब हम निकालते हैं एनर्जी। अब हम क्या निकालते हैं? एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पावर इज इक्वल्स टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, यस और नो, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर। तो भैया पावर इनटू डी टी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू, यस और नो। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। तो वर्क डन डब्ल्यू डी डब्ल्यू का कितना आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। अब पी डी टी को हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम लिमिट जीरो से लेके कैपिटल टी, टाइम लिमिट जीरो से लेके कैपिटल टी है, स्मॉल टी जहां तक भी चाहिए। तो बेटा देखो W इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन टाइम t गिवन बाय 0 टू t p dt, यस और नो। p की वैल्यू अभी क्या निकाली आपने? li। एक p की वैल्यू निकाली थी ना पीछे, देखो कितनी थी? हाँ, li di by dt एग्जैक्टली। p की वैल्यू li di by dt इनटू dt, ये वाला dt खुद का, dt से dt क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचा? li di, li di, एल बाहर हो गया बेटा। देखो क्या इंटीग्रेशन के अंदर बचा है? एल आई डी आई, तो एल बाहर हो गया, एल बाहर हो गया, क्लियर है ना? तो एल बाहर हो गया तो अपने पास इंटीग्रेशन में क्या केवल बचा? आई डी आई। तो आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर अपॉन कितना? क्लियर हो गया? आई स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना? अच्छा अब देखिए आई स्क्वायर अपॉन 2। अभी यहाँ पर जब वेरिएबल टाइम का था तो लिमिट टाइम की थी। अब वेरिएबल यहाँ पे किसका है? करंट का है। तो लिमिट किसकी होगी? करंट की। करंट की होगी। मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ बेटा, इसमें लिखा नहीं मैंने, तो करंट को मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो बेटा अगर मैं इसको लिखूँ L बाई 2 स्मॉल आई का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर मैं करंट की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हुए, मान लो मेरा अल्टरनेटिंग है, मैं करंट की वैल्यू आई नॉट तक ले जा रहा हूँ, कितना? आई नॉट तक। तो मेरे पास ये क्या बनेगा बेटा? L बाई 2 और आई नॉट का होल स्क्वायर, ये सॉल्व लो। तो आंसर आ गया 1 बाई 2 एल आई नॉट का स्क्वायर। क्लियर? बन जाएगा। और 10 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। Thus, from equation A and B, it is evident that the inductor can store infinite amount of energy. Even the voltage across it may be null. हाँ, 10 फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। भाई कहाँ है ए एंड बी? बी तो मैंने बता दिया, बी तो मैंने बता दिया एल आई स्क्वायर, और एक क्वेश्चन क्या था ऊपर वाला? एल आई डी आई बाई डी टी। मतलब जो एनर्जी आई थी अपने पास, जो एनर्जी स्टोर, पावर आई थी कि एनर्जी आई थी? पावर। जो अपने पास पावर आई थी पिछले पेज में वो हमने लिखाई थी, पावर इक्वल टू होता था v इंटू आई, दैट इज इक्वल टू एल आई, है ना? b की जगह कितना आ गया था? एल आई और डी आई बाई डी टी, क्योंकि v की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी, तो एक आई। तो इनका कहना है कि अगर आप टाइम को जीरो कर दो, अगर आप टाइम का गैप जीरो कर दोगे तो पावर कितनी आएगी? इन्फिनिटी। पावर इन्फिनिटी का मतलब एनर्जी इन्फिनिटी, क्योंकि पावर, तो आपका पावर होता है दैट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर इनफाइनाइट है मतलब एनर्जी इनफाइनाइट है, मतलब एक कंडक्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो इट इज एविडेंट दैट द इंडक्टर कैन स्टोर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, इवन द वोल्टेज अक्रॉस इट मे बी निल, जबकि उसके अक्रॉस वोल्टेज का बहुत कम, बहुत कम वोल्टेज कम होने, वोल्टेज कम है तो फिर कौन रोल प्ले करेगा? टाइम। अगर टाइम बहुत है ना, वोल्टेज से उतना रिलेशन नहीं है, वोल्टेज बहुत कम होने से अगर करंट बहुत ज्यादा है, देखो यहाँ पे रिलेशन में देखिए, जो एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है? एल आई स्क्वायर, ठीक है ना? अगर आई सफिशिएंट है तो बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर ली जाएगा। क्लियर हुआ? Thus from the equation A and B it is evident that the inductor can store infinite amount of energy, even the voltage across it may be null. Okay. A pure inductor does not dissipate energy but only store it. एक प्योर इंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? प्योर इंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस जीरो, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। देखना बेटा, याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस जो होता है ना, जो एनर्जी आती है ना रेजिस्टेंस की, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, समझ गए ना? ये एनर्जी हीट फॉर्म में वेस्ट करता है, हीट फॉर्म में वेस्ट कर देगा, तुरंत तत्काल का तुरंत गर्म करके लौटा देगा। मगर बेटा जो इंडक्टर होता है ना,
इंडक्टर वेस्ट नहीं करता है। अगर प्योर इंडक्टर है तो बेटा वो कितनी एनर्जी, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, इतनी एनर्जी वो स्टोर करके रखेगा। क्या करके रखेगा, ये बर्बाद कर देता है, ये स्टोर करके रखता है। जैसे मैंने आपको 5 रुपए दिए तो आप स्टोर करके रख लोगे, ये तुरंत खर्च कर देगा, आग ताप लेगा उसकी 5 रुपए की। तो लिखा है ए प्योर इंडक्टर डज नॉट डेसिपेट एनर्जी बट ओनली स्टोर इट, इसको स्टोर करता है। समझ में आया बिहेवियर इंडक्टर का? तो ये इंडक्टर का बिहेवियर है। क्लियर? हाँ, कुछ पूछो बेटा, कुछ पूछना हो तो। डन? चलिए अब इसके बाद आता है कैपेसिटेंस का बिहेवियर, ठीक है। ये एक्चुअली एलसीआर सर्किट की हम शुरुआत करने वाले हैं, तो तीनों का बिहेवियर पढ़ा देते हैं अच्छे से, जिससे कि बाद में आपको मैं डायरेक्ट बोलूंगा ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो कैपेसिटेंस पढ़ो। It is the capability of an element to store electric charge within it. हाँ, कैपेसिटेंस का मतलब कोई भी एलिमेंट है आपका, कोई भी कंडक्टर है, कुछ भी है, उसके द्वारा अंदर टंकी में चार्ज भरने की कैपेसिटी। जो ज्यादा चार्ज भरेगा वो अच्छा कैपेसिटर, जो कम चार्ज भरेगा वो गंदा कैपेसिटर। पढ़िए कैपेसिटर। A capacitor stores electric energy in the form of electric field. यस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जो इंडक्टर स्टोर करता था एनर्जी किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अंदर रखता था। समझ गया ना? ये किसको रखेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। तो ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे पढ़िए इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field being established by two polarities of charges on the two electrodes of a capacitor. हाँ, ऑन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ कैपेसिटर। एक्चुअली इलेक्ट्रोड बोल दिया, अपन प्लेट बोलते हैं। कैपेसिटर की 2 प्लेट होती हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे कुछ चार्ज आता है तो ठीक उसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब बेटा जितना हाई अमाउंट ऑफ चार्ज इन प्लेट्स को मिलेगा उतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टोर होगा इसके अंदर, होगा कि नहीं होगा? पढ़िए क्वांटिटेटिवली। Quantitatively is a measure of charge per unit voltage that can be stored in an element. Quantitatively, capacity is a measure of charge, amount of charge per unit voltage, okay, that can be stored in an element. मतलब कि C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। समझ गया ना? V को 1 कर दो। समझ गया ना? तो मतलब किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट से पोटेंशियलाइज करने पर वो जितना चार्ज स्टोर करता है वही उसकी कैपेसिटी होती है। मान लो बेटा ये तुम, ठीक है ना, मैंने तुमको 1 वोल्ट से रिचार्ज कर दिया। अब 1 वोल्ट से चार्ज करने पर मैंने तुमको कुछ चार्जेस खिलाए होंगे, तो तुम्हारा पोटेंशियल पहले 0 वोल्ट था, अब कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट तक आने के लिए तुमने जितने चार्ज खाए हैं वही तुम्हारी कैपेसिटी होगी। बोलो हाँ। अगर 1 वोल्ट पे तुमने 3 चार्ज खाए हैं तो तुम्हारी कैपेसिटी होगी कितनी, 3। अगर 1 वोल्ट तक आने के लिए तुमने 10 चार्ज खाए मतलब तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। समझ गया ना? जैसे किसी की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसकी भूख मारने के लिए उसको उतना ज्यादा रोटी खिलानी पड़ेगी ना, तो उसकी कैपेसिटी हाई है। और किसी की एक ही रोटी में पेट भर जाता है, मतलब वो एक चार्ज में ही 1 वोल्ट पे आ गया। क्लियर? द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। डन? पढ़िए द कैपेसिटेंस। Capacitance is said to be 1 farad per provided 1 coulomb charge can be stored with 1 volt across the two electrodes of an element. हाँ, अगर किसी इलेक्ट्रोड की बात करें, कंडक्टर में कर देते कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रोड हैं, समझ गए ना, अगर उन इलेक्ट्रोडों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कितना चार्ज खिलाना पड़े, 1 कूलम। क्या खिलाना पड़े, 1 कूलम। तो इस सिस्टम की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 1 फैराड। क्या होगी, 1 farad. नहीं ऐसा होगा। एक बार फिर से पढ़ लो द कैपेसिटेंस। The capacitance is said to be 1 farad provided 1 coulomb charge can be stored with 1 volt across